नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चार सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में दोस्तों अपन ने देखा था भारत की नदियों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जिसमें से अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियों का डिस्कस कर रहे थे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में अपन ने किस किस का किया था? कल सिंधु नदी तंत्र का अपन ने डिस्कस किया था। और उसके बाद आज अपन जो अरब सागर में शेष जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां गिरती है। ये है आपका विंध्याचल पर्वत और उसके जस्ट समानांतर एक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत और इसके समानांतर है अजंता की पहाड़ियां। काफी इंपॉर्टेंट है जो नदियों में नाम लिख रहा हूं, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा व ताप्ती नदी, इनकी कुछ विशेषताएं हैं नर्मदा व ताप्ती नदियों की। ये भारत की जो नदियां हैं उनमें यूनिक है, थोड़ी हटकर है दोनों नदियां। भारत की प्रत्येक नदी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का लास्ट वीडियो में मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। जो नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती थी, जो अवसाद लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है और मैदान का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। लेकिन ये दो ऐसी नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। भारत में ऐसी कौन सी नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा व ताप्ती, दोनों ही क्या नहीं करती? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। शेष जो जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो अरब सागर में गिरने वाली हो और चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हो, दोनों में क्या करेगी? वो डेल्टा बनाएगी। अब जो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें की समस्त नदियां कहां जाएगी? लगभग नदियां जो बड़ी नदियां वो कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। लेकिन ये जो नर्मदा व ताप्ती नदी है वो इसके विपरीत होगी। ये कहां पर आएगी? अरब सागर के अंदर आएगी। अब अरब सागर में नहीं आने का रीजन क्या है शेष नदियों का? क्योंकि जो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वो ऊंचा है किसकी तुलना में? ढाल किस तरफ है प्रायद्वीपीय भारत की? पूर्व की तरफ है। इसलिए ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण ये नदियां कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। लेकिन नर्मदा व ताप्ती नदी कहां जाएगी? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में नदियां गिरेगी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका उद्गम स्थल कहां से है। उद्गम, ये इसका निकलने का स्थान कहां से है? ये नदी स्टार्ट कहां से होती है? उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां। और ये कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलेगी और ये निकलकर प्रवाह क्षेत्र रहेगा इसका। अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये नदी कहां आएगी? गुजरात। और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। ये तीन राज्यों में ये नदी प्रवाहित होगी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और खंबात की खाड़ी के निकट ये कहां गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। अब ये नदी का एक विशेषता है कि ये नदी बहती है रिफ्ट घाटी में। रिफ्ट को बोलते हैं भ्रंश घाटी हिंदी में। रिफ्ट भी आ सकता है नाम और भ्रंश भी आ सकता है। ऐसी नदी कौन सी है जो रिफ्ट घाटी में या भ्रंश घाटी में बहती है? तो वो कौन सी है? नर्मदा व ताप्ती। दोनों ही क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये भ्रंश घाटी में बहेगी। या भ्रंश घाटी का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ है अपन का अमरकंटक जो विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों पर्वतों के मध्य, सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत के मध्य क्या बह रही है? नदी बह रही है
घाटी का मतलब, भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है दो पर्वतमालाओं के बीच में जो नदी बहती है उसे क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। अब यहां पर आ जाओ, मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर, जबलपुर, और जबलपुर के निकट इस नदी पर एक जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। इसी धुआंधार जलप्रपात को बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। धुआंधार जलप्रपात को क्या कहा जाता है, कपिल धारा कहा जाता है, कपिल धारा। ये तो धुआंधार जलप्रपात है या कपिल धारा है, ये नर्मदा नदी पर है और जबलपुर शहर के निकट है। अब इसका नाम धुआंधार क्यों रखा गया, देखो इसकी ऊंचाई है 23 मीटर, 23 मीटर की ऊंचाई से जलप्रपात या जो झरना भी कह सकते हैं अपन, ये 23 मीटर की ऊंचाई से गिरेगा तो ये नदी एक पहाड़ी पर जाके नीचे की तरफ आएगी। इस प्रकार से मान लो कि ये नदी बह रही है, फिर ये इस प्रकार से ऊंचाई पर जाके वापस नीचे की तरफ आएगी और फिर एक फ्लो बना लेगी अपना। तो यहां पर ये ऊंचाई से जो पानी गिरेगा और पानी के गिरने से जलवाष्प के रूप में कुछ धुआं निकलेगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, धुआं जलप्रपात। यहाँ देख जो ये जलप्रपात अपन देखेंगे तो वहां पर धुआं ही धुआं अपन को देखने को मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं या कपिल धारा, जो कहां पर है, जबलपुर। जस्ट यहां पे आगे गुजरात में आकर, गुजरात में एक बांध स्थित है इस नदी के ऊपर। इस नदी पर बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध का जो उद्घाटन हुआ था तो 2018 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो ये करंट की दृष्टि से थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, जो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में स्थित है और ये विश्व का, भारत का तो सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कंकर पत्थर से निर्मित भारत का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे बड़ा बांध है। इससे पहले ये जब ये तैयार नहीं हुआ था बनकर, तो इससे पहले भारत का सबसे बड़ा बांध हुआ करता था भाखड़ा नांगल बांध, लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद इस नदी से सिंचाई परियोजना निकाली गई है, एक सिंचाई परियोजना निकाली गई है। इस सिंचाई परियोजना का नाम है नर्मदा सिंचाई परियोजना, नर्मदा सिंचाई परियोजना। नर्मदा सिंचाई परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित है, 4 राज्य लाभान्वित है। नर्मदा सिंचाई परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित है, 4। कौन कौन से, 3 में तो ये नदियां प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। चौथा है राजस्थान, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश। 4 राज्य हैं और चारों राज्य में इसका क्या मिलता है, लाभ मिलता है, सिंचाई के लिए जल मिलता है। इस सिंचाई परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिंचाई परियोजना है भारत की पहली फव्वारा सिंचाई, फव्वारा पद्धति पर आधारित पहली सिंचाई परियोजना है। अपन राजस्थान की बात करें तो 2 ही जिले से क्या है, लाभान्वित है। जालोर सबसे ज्यादा क्या है, जालोर व एक है बाड़मेर, जालोर व बाड़मेर। ठीक है दोस्तों। अब इस नदी के ऊपर, इस नदी पर कौन कौन से शहर, मुख्य शहर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर और वडोदरा, जबलपुर एमपी में आता है और वडोदरा गुजरात में आता है।
ये दो मुख्य शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। यदि अपन नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें, यहां से अमरकंटक से लेकर और यहां अरब सागर तक, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ताप्ती व नर्मदा दोनों ही। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी तो किस चीज का निर्माण करेगी? ये करेगी नदमुख का। किसका करेगी? नदमुख का। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो किसका निर्माण करेगी? नदमुख का करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। मतलब यहां से एस्चुरी गया, नदमुख का मतलब है जो ये तटीय प्रदेश है इसको क्या करेगी? ये नदी काटना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ये नदी तीव्र गति से आएगी, अपने साथ अवसाद नहीं लेकर आएगी और धीरे धीरे क्या करेगी? इस तटीय प्रदेश को क्या करेगी? काटना स्टार्ट करेगा, जिसे क्या कहा जाता है? नदमुख कहा जाता है, या इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी नदी नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा व ताप्ती नदी क्या करती है? नदमुख का निर्माण करती है। तो ये बात थी अपन की नर्मदा नदी से संबंधित। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक की पहाड़ियां, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्याचल में। ये नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, दो पर्वतों के मध्य, अमरकंटक व सतपुड़ा पर्वत के बीच में। इसके बाद जबलपुर के निकट इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 23 मीटर है। इस पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस नदी पर नर्मदा सिंचाई परियोजना बनाई गई है और दो मुख्य शहर स्थित है, जबलपुर व वडोदरा। कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1312 किलोमीटर। यह बात थी अपन की नर्मदा नदी की। अब अपन देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। अब ताप्ती नदी भी क्या है? रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है। यह भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नदमुख का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका उद्गम स्थान। ये पहाड़ी है सतपुड़ा की और ये है अजंता की पहाड़ियां, महाराष्ट्र के अंदर अजंता की पहाड़ियां, ये है सतपुड़ा। और इस सतपुड़ा पर्वतमाला है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियों से क्या होता है? इसका उद्गम स्थल होता है ताप्ती नदी का। और ये नदी इन दोनों के बीच बहेगी। किन के बीच? सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ियों में। तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी बन गई। और ये यहाँ के खंबात की खाड़ी गुजरात में सूरत के निकट ये अपना पानी कहां डालेगी? अरब सागर में। कुल लंबाई की बात करें खंबात की खाड़ी से लेकर बैतूल तक तो 724 किलोमीटर। परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना इस पर स्थित है। और उकाई जो परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। मुख्य शहर की बात करें तो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, नदमुख का निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी, डेल्टा का नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। तो सतपुड़ा से निकलेगी बैतूल के निकट मुल्ताई की पहाड़ियों से और खंबात की खाड़ी के निकट अरब सागर में गिरेगी। इस पर उकाई परियोजना स्थित है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मुख्य शहर है वो सूरत इसके तट पर बसा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की ऐसी दो नदियां कौन सी है जो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है? तो उसका आंसर रहेगा नर्मदा व ताप्ती नदी। दोनों क्या करेगी? पश्चिम की तरफ। मानो कि प्रायद्वीप पे बाकी सभी नदियां क्या जा रही है? इधर जा रही है बंगाल की खाड़ी में, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सोन नदी, महानदी,
ये सब कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। लेकिन ये दोनों नदियां क्या आएगी? प्रायद्वीपीय भारतीय नदियां क्या आएगी? पश्चिम की तरफ आएगी। अब कुछ नदियां और है। केरल में एक नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पेरियार नदी कौन से, बंगाल की खाड़ी में जाती है या अरब सागर में जाती है? तो पेरियार नदी है वो केरल से उद्गम स्थल है इसका, और ये कहां जाएगी? अरब सागर में आएगी। इसके बाद अन्य नदियां हैं, श्रावती नदी, ये भी कहां जाएगी? अरब सागर में जाएगी। तो अब अरब सागर में जाने वाली नदियां कौन कौन सी हुई अपन के सामने? कल अपने पढ़ा था सिंधु, सतलज, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब। आज अपन ने बात की नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और श्रावती। ये नदियां कहां गिरेगी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। या को याद रखना है, सिंधु, सतलज, व्यास, झेलम, रावी, चिनाब, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और श्रावती। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी थी अपन की अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब दोस्तों अपन देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जो मुख्य नदियां हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र। तो आज अपन डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से ये ब्रह्मपुत्र नदी व उनकी सहायक नदियां। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तिब्बत और यहां है कैलाश पर्वत। यह मान लो कि कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, यह है अपन का कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत से 3 नदियां निकलती है तिब्बत से। इधर जाएगी, सिंधु कहलाएगी, इस प्रकार से जाकर ये जाएगी, तो ये इसका नाम है सतलज, ये है सिंधु। और जो इस साइड से जो नदी आएगी वो नदी क्या कहलाएगी? यहां से निकलेगी, ये यहां से निकलकर तिब्बत में बहेगी। तिब्बत में बहने के बाद भारत में प्रवेश करेगी। भारत में प्रवेश करने के बाद कहां जाएगी? ये बांग्लादेश। तो कितनी जगह हो गया? ये 3 राष्ट्रों में हो गई। तिब्बत जो वर्तमान में किसका पार्ट है? चीन का। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 राष्ट्रों में बहेगी। अब जितने राष्ट्रों में बहेगी ये, उसके उतने ही नाम चेंजेस मिलेगा आपको। तिब्बत में अलग नाम मिलेगा, भारत में अलग मिलेगा और बांग्लादेश में इसका नाम अलग होगा। उद्गम स्थल देखते हैं अपन, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलेगी, तिब्बत में बहेगी। तिब्बत के लोग इस नदी को जानते हैं, तिब्बत में लोग इस नदी को कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो का मतलब होता है तिब्बती भाषा में पवित्र। तो सांगपो, तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। जब अपन ने हिमालय पढ़ा था उस समय दर्रे का चर्चा हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा। तो यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यांगयाप दर्रा के माध्यम से। इस दर्रा के माध्यम से क्या कर लेगी? भारत में प्रवेश कर लेगी। जैसे यह नदी भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, अभी तक ब्रह्मपुत्र नाम नहीं रखा गया इसका, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद ये कहां आएगी? नीचे असम में आएगी। और असम में आते ही इस नदी का नाम क्या हो जाएगा?
ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या रखा जाएगा इसका नाम? ब्रह्मपुत्र। तो इस नदी के नाम कितने हो गए अब तक? 3 नाम हो चुके हैं। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में इसे क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ये नदी असम से निकलकर कहां जाएगी? बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाएगा जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा बांग्लादेश में। तो नाम कितने हो गए? एक ही नदी है, नाम कितने हैं? अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग नाम है। अब इधर से नदी आती है, आपको पता है गंगा नदी आती है इस तरीके से, और गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ये पद्मा नदी और जमुना नदी की दोनों का जल मिलकर एक धारा बनेगी, तो इस नदी को कहा जाएगा आगे मेघना। तो नाम कितने बने? मेघना, जमुना, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सांगपो। ठीक है। अब ये तो हो गया कि तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रखा गया है, और बांग्लादेश में जमुना, और बांग्लादेश में ही पद्मा व जमुना मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। कुल लंबाई की बात अब पहले देखना, कुल लंबाई बाद में डिस्कस करेंगे अपन। असम में एक जगह है सादिया, जो भारत का सबसे लंबा पुल है ना, डोला सादिया। वहां सादिया के निकट यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में इतनी देर ये नदी पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, और सादिया के निकट ये क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद ये नदी एक द्वीप समूह का, एक नदीय द्वीप बनाती है, जो चट्टान से निर्मित द्वीप है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात आ जाए तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली। इस माजुली द्वीप कहां स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और द्वीप देखो, ये नदी इस प्रकार बहेगी। ये नदी है, चट्टान के टकराएगी, और चट्टान के टकराने के बाद 2 भागों में विभक्त हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी? वापिस एक नदी बन जाएगी। इस तरीके से ये बहेगी माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहां स्थित है? असम में स्थित है। कहां स्थित है माजुली? असम में। ठीक है। यह नदी आगे जाकर गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों रूप से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें लंबाई की, यहां से लेकर यहां तक की बात करें, टोटल लंबाई आपसे क्या पूछ लिया जाए? टोटल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन यदि भारत में पूछ ली जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में रहेगी 1346 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र की नदी लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर, और कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसका डिस्कस अपन कल करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और बाकी का जो अपने डिस्कस किया है, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, उसकी लंबाई वगैरह द्वीप है ये, और इसके नामांकन का। और जो अगली नदी रहेगी, जो इसका जो पानी रहेगा अपन, वो कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में जाएगा। और अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।